हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज मेरी आवाज आ रही है जी? हेलो। ओके सर, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस अबाउट यू नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस, डिटेल्ड observations about the photoelectric effect. Detailed observations about the photoelectric effect. बिल्कुल आज की टॉपिक जो है वो टेस्ट में इंक्लूडेड है। इसमें पहले तो ये होता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो टर्म्स हैं मैं वो पहले क्लियर कर रहा हूं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? ठीक है सर, जिसको हम कहते हैं बाइंडिंग फ्रीक्वेंसी। बाइंडिंग फ्रीक्वेंसी सी, दूसरा नाम है इसका बाइंडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इन मटीरियल, जिसमें वो जिस मटीरियल में मौजूद है उसकी बाइंडिंग फ्रीक्वेंसी। तो करवा दो, एक खोल ले लो। इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम डिफाइन करें, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन which resides in material, resides in material। तो कहने का मकसद ये है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात है। अगर यहां पे राजेश साहब बैठा हुआ है तो मैं सोचूंगा कि अगर इसको चेयर से हटाना है तो मुझे थ्रेशोल्ड वेट से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, कि जो उनका वेट है वो भी तो उनका फोर्स है, उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा तब वो मूव कर सकेगा। ठीक है सर, तो ये एक्चुअली प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कहने का मकसद यह है कि इलेक्ट्रॉन जो रिजाइड कर रहा है प्लेट में, उस इलेक्ट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी है, उससे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो मटेरियल की फ्रीक्वेंसी है। तो उसके बाद हम आ रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? सी, स्टॉपिंग पोटेंशियल टर्म्स हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इट इज ए नेगेटिव पोटेंशियल। ये नेगेटिव पोटेंशियल है एट which saturation current becomes zero। जैसे कि हम ये कहते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो, तो हम कहते हैं कि वो टेम्परेचर wherever the volume of the gas becomes zero। ऐसे ही हम इसको डिफाइन करते हैं, ये नेगेटिव पोटेंशियल है। वैसे 0 वोल्ट पे सैचुरेशन करंट जीरो नहीं होता।
ठीक है। इसी वजह से समवेयर एल्स हम ये भी कहते हैं इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि इस जो वोल्टेज हैं और करंट हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहे। ठीक है सर। तो उसके बाद एक आता है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि व्हाट इज अ सैचुरेशन करंट, क्यों उसको सैचुरेशन कहते हैं? सैचुरेशन करंट, इस सैचुरेशन करंट हम क्यों कहते हैं इसको? सैचुरेशन करंट इसी वजह से कहते हैं कि वो चेंजिंग नहीं होती उसमें। सैचुरेशन पॉइंट नॉर्मली मैं अगर आपको बात बताते चलूं कि सैचुरेशन पॉइंट क्या है। सैचुरेशन पॉइंट वो है वेयर एवर वो पॉइंट के एक क्वांटिटी ग्राफ में फिक्स हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, उसको हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। चलो सर, वाटर की मैं बात करता हूं तो आप ये कहते हैं कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अब देखें जब वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है तो फिर आप कितनी भी हीट बढ़ाएं मगर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। उस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। इस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, जिसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज हो दूसरी स्टॉप हो जाए तो इंक्रीज, तो वो मैक्सिमम लेवल की बात कर रहे हैं हम। तो ये कंडीशन जो है इसमें इसी वजह से हम वी कॉल इट द सैचुरेशन करंट। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और दूसरी बात में जो मैंने आपको जो बताई कि एक क्वांटिटी की जो है वो स्टेट वो चेंज ना हो, वो उसमें हम सैचुरेशन की बात करते हैं। अगर देखें हमारे पास सोलर प्लेट पड़ी हुई है, उसके ऊपर जितने फोटॉन्स आ रहे हैं सन के, वो ऐसे थोड़ी है कि सन वेरिएबल सोर्स है कि एक फोटॉन आ रहा है फिर 10 आ रहे हैं फिर 20 आ रहे हैं, ऐसे नहीं है, जितने भी हैं वो फिक्स हैं। ठीक है सर। तो इसका मतलब ये है कि उसमें चेंजिंग नहीं है। इसी वजह से थ्रेशोल्ड भी वही बात है, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन को आपको जो है प्लेट से निकालना है, आप अल्ट्रावायलेट लाइट यूज कर रहे हैं, तो ये सोच समझ कर यूज कर रहे हैं। अल्ट्रावायलेट विजिबल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि विजिबल कम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है सर। सो व्हाट हैपेंस, अब उसके बाद मैं डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस की बात करता हूं। ऑब्जर्वेशन नंबर वन क्या है? यू नो, ये कहता है नो फोटो इलेक्ट्रॉन is ejected, no photoelectron is ejected whatever it has, whatever intensity it has। तो इंटेंसिटी कितनी भी हो, वॉट एवर द इंटेंसिटी इट हैज, if the frequency of इंसिडेंट, जो आप लाइट यूज कर रहे हैं, लाइट इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, less than threshold frequency, less than threshold frequency। ठीक है सर।
ये भी सही है। इसका मतलब ये है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो या फ्रीक्वेंसी जो हो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। तो ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ते हैं, एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं होता। नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते थे, मगर ये देखिए ना, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं प्लेट में, और जो फोटॉन्स आ रहे हैं उनमें तो इतनी एनर्जी ही नहीं है जो उनको निकाल सकें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उनसे ज्यादा है। तो कैसे निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन, कैसे करंट पैदा होगा? ठीक है सर। तो यहां पे भी मैंने वही बात की है, एक इसकी जो है सेंस दे रही है कि नो फोटो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, कोई नहीं होगा। कि इवन जो भी इंटेंसिटी हो, वट एवर इंटेंसिटी इट पजेस, कितनी भी पजेस करे, अगर जो फ्रीक्वेंसी आप लाइट यूज कर रहे हैं अल्ट्रावायलेट, अगर उसकी कम है, किससे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की। तो मैं जाहिर है सोच समझकर सर राजेश को जो है वो उठाऊंगा, अगर उठा सकूंगा तो मैं बात करूंगा। अगर उनका वेट है चलो 2000 न्यूटन, तो कम से कम मुझे 2000 से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तो लिफ्ट हिम, ठीक है सर, क्योंकि थ्रेशोल्ड वेट उसका ज्यादा है। तो कहने का मकसद ये है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 ये कहता है इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट is greater than threshold frequency and ये मसला हल है, ये पहले ही ज्यादा है, उसके बाद अगर हम बढ़ाते हैं, उसके बाद and intensity of light is increased from I1 to I2, then number of photons increased and also number of electrons increased and saturation current is increased at constant stopping potential। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल यानी वोल्टेज बढ़ते हैं एनर्जी से, एनर्जी बढ़ती है फ्रीक्वेंसी से, ठीक है सर। तो कहने का मकसद यह है कि अगर यहां पे ग्राफ बनाया जाए, अब देखें ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ को ही समझना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये वोल्टेज और इंटेंसिटी यानी करंट के दरमियान ग्राफ है। तो कहने का मकसद है ये वोल्टेज पॉजिटिव है और ये -V0 नेगेटिव वोल्टेज है। तो कहने का मकसद ये है कि ये I1 फ्रीक्वेंसी है और ये I2 फ्रीक्वेंसी है। आपने देखा
कि यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, वेयर एवर करंट चेंज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और आपको यह भी पता है कि I इज इक्वल टू NE/T। जितने जितने फोटॉन्स आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे उतना करंट होगा, क्योंकि करंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जी। तो नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ने से, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, करंट बढ़ेगा। वोल्टेज पे तो फर्क नहीं पड़ेगा सर, वोल्टेज पे क्यों फर्क पड़ेगा? एक प्लेट लगा रहे हैं आप 7 एम्पियर्स की है, 12 वोल्ट है। दूसरी प्लेट आप लगा रहे हैं उसके साथ जिसकी ज्यादा एरिया है, ज्यादा फोटॉन्स डबल आ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं 14 एम्पियर्स, वोल्टेज तो वही रहे। तो कहने का मकसद ये है, नेगेटिव पोटेंशियल पे जैसे कि हम टेम्परेचर नेगेटिव पे जाते हैं, ऐसे वोल्टेज भी नेगेटिव होते हैं। आपको पता है चार्ल्स लॉ में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो था ना, वो वॉल्यूम 0 नहीं हो रहा था, और जब नेगेटिव टेम्परेचर आया तो वॉल्यूम 0 हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने आपको बताया कि पहले तो आप ये सोचें कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। दूसरी बात यह है कि उसके बाद इसमें आप भली इंटेंसिटी बढ़ाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि थ्रेशोल्ड से कम है जी। इसमें आप, मैंने लिखा है वॉट एवर द इंटेंसिटी इट पजेस, कितनी भी इंटेंसिटी हो, एक इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होगा। अगर यह मसला आपने यहां पे हल किया है कि थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, उसके बाद अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो करंट भी बढ़ेगा भाई, क्योंकि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको पता है। तो उसके बाद ये था नंबर 2। अब नंबर 3 पे आ रहे हैं। अगर सिचुएशन चेंज कर रहे हैं नंबर 3 पे, तो फिर क्या कंडीशन है जी? नंबर 3 पे ये कहता है हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, तो करंट चेंज होगा जी। कौन बताएगा? इंटेंसिटी कांस्टेंट रखते हैं तो करंट चेंज होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, क्योंकि वोल्टेज डिपेंड करते हैं एनर्जी के ऊपर, एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ये आपस में जुड़े हुए हैं जी। तो नंबर 3 ये कहता है when frequency is changed from nu1 to nu2, हमारे टेक्स्ट बुक में है v1 to v2, ये v की बात है ना सर, nu1 to nu2, then stopping potential increases from V01 to V02 and saturation current remains same, and saturation current remains same, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। सो व्हाट हैपेंस, वही आप ग्राफ बनाएं, ये ग्राफ बनाते हैं जी। व्हाट हैपेंस, दिस इज 0 और
I say that V, this is a V naught 1, V naught 2. Then what happens? Intensity same है. फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं जी आप. फ्रीक्वेंसी, अब देखें मैंने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा हुआ है और स्टॉपिंग पोटेंशियल ड्यू टू फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया. फ्रीक्वेंसी तो V01 टू V02, ये फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा. मैंने आपको ये बता दिया था कि अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा और सैचुरेशन करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सैचुरेशन करंट जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं जो नो नंबर ऑफ फोटॉन्स के ऊपर. वो कंडीशन है जरा कि पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो. तो यहां पे वोल्टेज चेंज हो रहे हैं. वोल्टेज क्यों चेंज हो रहे हैं? फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है. फ्रीक्वेंसी चेंज होने से क्या होता है? एनर्जी चेंज हो जाती है. भाई नंबर ऑफ फोटॉन पे तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट है जी. ठीक है सर. घर में आपके पास एक 10 वॉट का सेवर लगा हुआ है. चलो उसमें से सपोज मैं कहता हूं 10 फोटॉन आते हैं, तो अगर 100 वाट का लगाएंगे तो उसमें से 100 फोटॉन आएंगे, क्योंकि बड़ा हम बल्ब लगा लेते हैं. जो भी प्रोग्राम होते हैं रात के टाइम पे, उसको जो है लाइट को ज्यादा करने के लिए ज्यादा वाट, तो एनर्जी तो सेम होती है, क्योंकि 10 वाट वाला बल्ब भी 220 वोल्टेज 220 जूल एनर्जी, और 100 वाट या 5000 वाट वाला सारे 220 जूल. एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही सर. तो कहने का मकसद है कि एनर्जी चेंज होती है फ्रीक्वेंसी चेंज करने से, और वोल्टेज चेंज होते हैं एनर्जी चेंज करने से. नंबर ऑफ फोटॉन की बात वहां पे नहीं आ रही. नंबर 4 है, नंबर 4 पे हम आ रहे हैं. वो ये है कि यू नो व्हाट हैपेंस. यहां पे मैं आपको बताते चलूं कि द काइनेटिक एनर्जी of ejected electrons depends upon the frequency of incident photons. And independent of intensity of light. काइनेटिक एनर्जी का लाइट के इंटेंसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है. कोई ताल्लुक नहीं है जी. इंटेंसिटी का ताल्लुक है नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना, और कोई भी नहीं है. तो यहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी V नॉट E के बराबर है. ये एक्सप्रेशन इज गिवन. तो उसके बाद ये सारी चीजें तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ी, व्हाट एवर. उसके बाद जो अल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन है अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो क्या है? अल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. Albert Einstein explanation about the photoelectric effect. चलो भाई, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या यूज किया था? बाय यूजिंग
by using quantum mechanics, by using quantum mechanics। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी यूज नहीं की थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने नोबेल प्राइज लिया था क्वांटम थ्योरी यूज करते हुए। तो अभी देखें भाई, ये क्या फरमा रहा है? ये कहता है द मिनिमम कम से कम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन is called work function। कम से कम एनर्जी, इसका मतलब यह है कि मैंने अगर किसी के ऊपर फोर्स अप्लाई की है, सिर्फ चेयर पे ही थोड़ा सा वो वहां पे गिरेगा, मगर मुझे अगर उसको कमरे के बाहर फेंकना है तो मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए। एक तो उसको उठाऊंगा, उसके बाद आई विल थ्रो हिम। तो ये भी ऐसे हैं कि ये कहता है कि भाई अल्ट्रावायलेट इतनी एनर्जी हो जो वहां से निकले भी सही, इजेक्ट भी हो, और उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आए ताकि वो फ्लो कर सके। तो इसका मतलब ये है, तो ये तो सिर्फ यही बता रहा है कि ये वर्क फंक्शन 5 से शो करते हैं, दैट इज एच न्यू नॉट। उसके बाद दूसरी पॉइंट है उसकी ये कि ईच, अब यहां पे मैंने आपको कहा कि मिनिमम एनर्जी चाहिए टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, वो वर्क फंक्शन है। अब हफ्सा यहां पे आएंगे, देखें। उसके बाद ये कहता है कि ईच इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स 1 फोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन 1 फोटॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी, देयर इज नो पॉसिबिलिटी to absorb another photon। ये मुमकिन ही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है? क्यों कहा था उसने जी? बिकॉज यू नो, because number of electrons is greater than number of photons। चलो सर, मेरे क्लास में अभी जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो हैं 63। मैं कहता हूं अगर मेरे पास जो है 50 चॉकलेट्स आए और उसमें से हमजा कहे कि सर मुझे 2 चाहिए, तो मैं 2 दूंगा, क्योंकि 63 मेरे पास पहले बैठे हुए हैं। नहीं, तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट ज्यादा हैं और एक एक भी जो है वो पूरा नहीं होगा, तो मैं 2 कैसे दूंगा भाई? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी यही कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, ठीक है सर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, इसी वजह से जो है एक चांस मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक फोटॉन का चांस मिलेगा टू एब्जॉर्ब इट। ठीक है सर, ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहा है। ठीक है सर। उसके बाद इसने ये भी कहा, सी ये कहता है आफ्टर absorbing a photon, electron
may not eject। इसका मतलब है कि इशू ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन फोटॉन को एब्जॉर्ब भी करे, उसके बाद वो इजेक्ट ना हो, तो फिर क्या पोजीशन होगी, क्या उसकी वजह है? उसने फोटॉन भी खा लिया, फिर भी नहीं जा रहा, तो क्या मसला है भाई? because sometime it dissipates its energy within the conductor, वो क्यों? ड्यू टू collision of vibrating atoms। अब मसला यह है कि वो निकलने की तो मिस्किन कर रहा था, मगर एटम ने उसको हिट करके बिठा दिया। ठीक है सर, तो वो मजबूर हो सकता है, वहां पे एनर्जी डिसिपेट कर जाएगा। तो अब देखें, पहले जैसे कि हफ्सा ने क्वेश्चन किया कि सर ये वर्क फंक्शन की क्या बात कर रहे हैं आप, तो मैंने आपको बताया कि ये आप इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है वो इतनी हो ताकि एक तो इजेक्शन के लिए वर्क फंक्शन हो, दूसरा उसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो। तो इसका मतलब है कि मुझे अगर राजेश साहब को उठाना है तो इसका मतलब है कि 1000 या 1500 न्यूटन चाहिए सिर्फ उठाने के लिए, फेंकने के लिए 500 न्यूटन और चाहिए। तो इसका मतलब है 2000 न्यूटन हो तब राजेश साहब यहां से मूव कर सकता है। ये बात समझ में आती है? इम्पॉसिबल। हाँ ये बात है, वो वेट ज्यादा है उसका। ठीक है सर, इशू ये है कि यहां पे आपको तो पता है वर्क फंक्शन जो है एच न्यू नॉट है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखें, इसको शिफ्ट करेंगे, एच न्यू नॉट माइनस इज इक्वल टू वी नॉट ई, और यहां से एच कॉमन निकालेंगे, यू नो वी नॉट ई, और इसमें से एक फार्मूला निकाला था एक पेज पे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है एच अपॉन ई। तो ये डिवाइडेड है स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये फार्मूला गिवन है। और इस फार्मूला पे मैं आपको बताते चलूं तो इसमें अब देखिए, यहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन है और यहां पे थ्रेशोल्ड, तो यहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है। और H अपॉन ई का फार्मूला भी मैंने बताया, ये एक लाइन है बुक्स की, तो कभी भी आ सकती है लाइन। तो ये था आपकी अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फार्मूले जो मैंने आपको बताए। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अगर कोई आपको कोई इशू है तो वो भी रिजॉल्व करेंगे। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, टेस्ट में जो है मैं आपको बताते चलूं, कल का अभी तक डिसाइड नहीं किया। टेस्ट में आज तक जो टॉपिक होगी वो होगी अप टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक जो है ये टॉपिक होगी। ठीक है सर, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, पता नहीं क्या लिखा। चलो भाई ठीक है, हाजुर सर, हाजुर 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 हाजुर। छुट्टी का तो अभी नहीं कह सकते, कल बताएंगे, आज ही बताएंगे।